हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको थोड़ी सी मोहब्बत मिली नहीं और लोग आपसे जलने लग जाते हैं। और वैसे भी मेरी कहानियाँ तो होती ही जलन और हसद पर बेस्ड हैं, और यही जलन अब कुछ लोग मेरे कंटेंट पर भी दिखा रहे हैं, ये कहकर कि मेरा कंटेंट कॉपीड है। अब ज़रा उनसे पूछें कि भला कैसे मेरा कंटेंट कॉपीड है। अगर मेरा कंटेंट कॉपीड होता तो मैं बड़ी ही आसानी से कट पेस्ट के जरिए हर रोज़ एक नई कहानी अपलोड कर दिया करती, लेकिन यहाँ तो मुझे वीडियो अपलोड करने में एक दो दो हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि जो वीडियो आप तक पहुँचती है उसके पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तब कहीं जाकर वो स्टोरी आप तक पहुँचती है। और जो कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो दरअसल आप लोगों की ही कहानियाँ होती हैं, बस नरेशन मेरा होता है। अब उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी तो हो ही सकती है ना, क्योंकि आपके साथ साथ वो रात किसी और के लिए भी डरावनी हो सकती है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल उस स्टोरी को एक नया रंग दे देता है। तो बस मैं भी आपसे यही कहूँगी कि उन स्टोरीज के पीछे छुपी आप अपनी बहन की मेहनत देखिए। आपका पॉजिटिव सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाएगा और मुझे आपके पॉजिटिव सपोर्ट की ही ज़रूरत है। तो बस अगर आप ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए बेस्ट स्टोरीज़ लाती रहूँगी। और अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी हमारे साथ मुस्तफ़ा ने शेयर की है। ये लिखते हैं कि आप ही, जब मैं 12th क्लास में था तब मैं अपनी ही क्लास की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी ही अपनी रिश्तेदार थी। वो लड़की मेरी सगी फूफी की बेटी थी। ये बात हमारी फैमिली में भी पता चल गई थी। हमारी फैमिलीज़ को भी हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि दोनों ही फैमिलीज़ इस रिश्ते से बहुत खुश थीं। और तभी कुछ दिनों के बाद हम दोनों की इंगेजमेंट कर दी गई। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर वालों को मेरी शादी का बहुत ही अरमान था, खासकर मेरे बाबा को, और इनकी ख्वाहिश पर ही ये इंगेजमेंट हुई थी। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने मुल्क से बाहर जाने का इरादा कर लिया और मैं बाहर चला गया। हम लोग ने शादी के लिए ये डिसाइड किया था कि 4 साल बाद ये शादी होगी, क्योंकि तब हम दोनों की ही उम्र बहुत ही कम थी। मैं उन 4 सालों के लिए बाहर चला गया कि वापस आकर शादी करूंगा, लेकिन मेरी फ़ोन पर अक्सर माहम से बात होती थी। माहम मेरी मंगेतर थी। यूँ समझ लीजिए कि दिन की शुरुआत ही माहम के फ़ोन से होती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, सब लोग बहुत ही खुश थे। फिर मुझे मालूम हुआ कि माहम ने एक कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर ली है, लेकिन माहम ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि वो मुझसे रोज़ बात करती थी, लेकिन ये बात उसने मुझसे छुपाई थी। जब मेरे सामने ये बात आई तब मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हमारे घर की बेटियां कॉल सेंटर में जॉब नहीं करती हैं। मैं माहम से कहने लगा कि अगर तुम्हें जॉब करने का शौक़ ही है तो आप किसी स्कूल में जॉब ज्वाइन कर लो। लेकिन माहम तो शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। खैर, मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माहम वहीं जॉब करती रही। मुझे लगा कि हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो, इसलिए मैंने उस बात को टाल दिया। आप ही, मैं जहाँ रहता था मेरे साथ मेरे कई दोस्त और कजिन भी वहीं रहते थे। वो लोग भी वहीं जॉब कर रहे थे, इसलिए हम लोग का अक्सर मिलना होता रहता था। उस दिन जब हम कई लोग एक साथ बैठे थे, अचानक मेरे एक दोस्त की स्क्रीन पर माहम के मैसेज पॉपअप हुए। मैंने देखा कि वो जनाब बड़े ही हंस हंस कर उन मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे। ये सब देखकर मेरे अंदर आग लग गई, लेकिन उस वक्त मैंने किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया। जब सब लोग जाने लगे तब मैंने अपने उस दोस्त को अकेले में बुलाकर उस लड़की के बारे में पूछा जिससे वो बात कर रहा था। वो बेचारा तो ये जानता तक नहीं था कि माहम मेरी मंगेतर है। आप ही, उस लड़के ने मुझे बताया कि इस लड़की का नाम माहम है और वो मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है, और उसने मुझे माहम की कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि माहम को ऐसी क्या ज़रूरत है जो वो मेरे होते हुए दूसरे लड़कों से बात कर रही थी। और हैरानी की बात ये थी कि माहम मुझसे भी लगातार बात कर रही थी,
लेकिन जब से मुझे माहम की गैर लड़कों के साथ दोस्ती का पता चला था, मेरा उससे भरोसा उठ गया था। उसके बाद मुझे माहम के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चली जो अगर मैं पहले जानता होता तो कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। लेकिन अब इस वक्त जबकि माहम मेरी मंगेतर थी, ये सब जानकर मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। आपी, दिल का टूटना बहुत बुरा होता है। सिर्फ दिल ही नहीं टूटता बल्कि इंसान भी टूट जाता है, और मैं भी माहम के प्यार में टूट चुका था। ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा वहाँ हर चीज़ से दिल उचाट हो गया और मैं अपने वतन वापस आ गया। कोई नहीं जानता था कि मैं क्यों वापस आया हूँ। माहम भी नहीं जानती थी। ये बस मैं ही जानता था कि मेरे अंदर उस वक्त क्या चल रहा था। घर आकर मैं सबसे पहले माहम के ऑफिस पहुंचा। ये वही ऑफिस था जहां माहम काम करती थी, और वहां पहुंचकर मैं हैरान रह गया। माहम एक लड़के के हाथ में हाथ डाले ऑफिस से बाहर निकल रही थी। मुझे अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे उस वक्त ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे वहाँ देख सकता हूँ। मुझे देखते ही वो चौंक कर कहने लगी, तुम अचानक, तुमने तो मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। लेकिन हकीकत में सरप्राइज़ तो मुझे माहम ने दिया था। मैं तो जानता ही नहीं था कि वो इस मिजाज की लड़की है। मैं तो उसे बहुत ही नेक और पाकीज़ा समझता था। और ये सब देखने के बाद मैं वहाँ से सीधा घर चला आया, और उसके बाद मेरी माहम से फ़ोन पर बात हुई। मैंने उससे यही कहा, माहम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अभी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। आप ही उस लड़की को मेरा जॉब छोड़ने का कहना इतना नागवार गुजरा कि वो मुझे ही छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मैंने मौके की नज़ाकत को समझा और उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने चाचू को सारी बात बता दी कि किस तरह वो लड़की मुझे धोखा दे रही है। और ये सारी बात जानकर मेरे वालिद साहब ने वो रिश्ता तोड़ दिया। बाबा ने उनसे साफ कहा था कि आपकी बेटी अपना चाल चलन सुधारे। हमारे घर की बेटियां ये सब नहीं करती। अगर वो खुद को नहीं सुधारेगी तो हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। और इस तरह हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। उन लोगों को ये रिश्ता टूटना बहुत ही नागवार गुजरा। माहम की मम्मी यानी कि मेरी फूफी लड़ती हुई हमारे घर तक आ गईं और माहम ने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप ही, वो कुछ दिन बहुत ही टेंशन में गुजरे। बहुत ही टेंशन भरा माहौल था। लेकिन फिर हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ हम इन लोगों से बच गए। जो कुछ होना था हमारे साथ अभी हो गया, नहीं तो बाद में न जाने क्या होता। और फिर जब ये सारा मैटर ठंडा हो गया तो मैं वापस अपनी जॉब पर चला गया। वहाँ जाकर मेरे साथ सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ से जाता रहा, और इस तरह अचानक मेरे हाथ से मेरी जॉब चली गई। अभी यहाँ आए हुए मुझे 10 दिन भी नहीं गुजरे थे और मैं बेरोज़गार हो गया। उसके बाद मैंने कई जगह जॉब के लिए ट्राई भी किया, लेकिन कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। एक तो मैं अपने मुल्क में नहीं था और फिर मेरे पास रोज़गार भी नहीं था। जो रुपए मेरे पास सेफ थे मैं वही खर्च कर रहा था, इस उम्मीद पर कि बहुत जल्द हालात बदलेंगे और एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता, इंटरव्यू तो ठीक ठाक होता, लेकिन सिलेक्शन से पहले ही वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते। और फिर परेशान होकर मैंने एक मॉल में सेल्समैन की जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही एक कस्टमर ने मेरी कंप्लेन कर दी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और उसकी शिकायत पर मेरी वो जॉब भी जाती रही। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। कहीं कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं चाहे कितनी भी कोशिशें कर रहा था, लेकिन कहीं कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे एक सबसे बड़ा झटका ये लगा कि जब मैं जॉब में था तब मैंने ऑनलाइन शेयर्स खरीद रखे थे। ये मेरे लिए एक और बड़ा झटका था, और इन सब हालात के चलते मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब होने लगी थी। मुझे वहाँ रातों को नींद नहीं आती थी। रातों को मुझे अजीब अजीब से ख्वाब दिखाई देने लगे। इसलिए मैं वापस अपने मुल्क आ गया। जब मैं घर वापस आ रहा था तब रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। घर पहुंचने से पहले ही मेरे साथ ये हादसा हो गया। पूरे 2 महीने मैंने जैसे तैसे बेड पर काटे।
घर में सब लोग मेरी हालत देखकर बहुत ही परेशान थे। कहने को तो बहुत ही हल्का सा बाल मेरे पैर में आया था, लेकिन मेरा पैर जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सोचता कि शायद मैंने माहम का दिल दुखाया है, इसलिए मुझे ये सब तकलीफ़ें पेश आ रही हैं। लेकिन उस वक्त तक मैं उस लड़की के असली चेहरे से वाकिफ़ नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की कितनी गिरी हुई है। उन दिनों मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। वो हाफिज़ था। जब वो मुझसे मिलने आया तब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे देखते ही वो सकते में पड़ गया, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम तो पहले वाले मुस्तफ़ा लग ही नहीं रहे। और फिर उसने खुद ही मेरी फ़ाल खोली और मुझे बताया कि तुम पर जादू है। मैंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन वो तो सीरियस था। वो कहने लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई तुम्हारा अपना तुम पर ये जादू कर रहा है। कोई है जो तुम्हारा ये सब कुछ छीनना चाहता है, वो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन मेरे जहन में तो ऐसा कोई नाम ही नहीं था। मुझे तो ये एहसास भी नहीं था कि कोई मेरा इस कदर दुश्मन भी हो सकता है कि वो मेरी जान लेना चाहे। और तब अचानक मुझे माहम याद आई। मुझे माहम की वो धमकी याद आई, जब उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तब मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि इस जादू से बचने का कोई इलाज तो होगा ना। वो मुझसे कहने लगा कि ये बहुत ही सख्त जादू है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन उसने मुझे अगले दिन दरगाह पर आने के लिए कहा। मेरा छोटा भाई किसी तरह मुझे अपने साथ बैठाकर उस दरगाह पर लेकर पहुंचा। मेरा दोस्त मुझे वहां उस दरगाह पर मिला और मुझे लेकर अपने पीर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि पीर साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। आप ही, यूँ तो मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ जो ये सब हो रहा था उससे मुझे भी लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर है, क्योंकि मेरी नींद अचानक गायब हो गई थी। रातों को मेरा दिल अजीब तरह से धड़कता था। मैं बहुत ही बेचैन रहता था। मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे और मैं चाहता था कि कहीं बाहर भाग जाऊं। मुझे किसी भी तरह कहीं भी सुकून नहीं था। खैर, जब मैं उन पीर साहब के पास बैठा और अपने ये सारे हालात बताए तो सबसे पहले उन्होंने मेरी नब्ज़ छूकर देखी और फिर मुझसे कहने लगे कि मेरे पास कल आना और अपने साथ अपना ये कुर्ता लेकर आना। उस दिन हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद अगले दिन मेरा भाई मुझे फिर से लेकर दरगाह पर उन पीर साहब के यहाँ पहुँचा। उन्होंने फिर से मेरी नब्ज़ चेक की और मेरा कुर्ता सूंघने लगे और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़की ने तुम्हें पूरी तरह बांध दिया है। उसने तुम्हारी मियाद फ़िक्स कर दी है। वो तुम्हें मारना चाहती है। आप ही, मेरे नाम लिए बगैर ही उन्होंने मेरे सामने मेरे दुश्मन को बेनकाब कर दिया था। ये सब सुनकर मैं और मेरा भाई हम दोनों शॉक्ड थे। उन पीर साहब ने मुझसे कहा, कल फिर से इसी वक्त मेरे पास आना। कल से मैं अमल शुरू करूँगा और तभी इस जादू की काट हो पाएगी। आप ही, अगले दिन मुझे और मेरे भाई को उन पीर साहब के यहाँ जाना था, लेकिन उस दिन मेरा भाई किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था और वहाँ उसका बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उस दिन हम पीर साहब के यहाँ नहीं जा पाए। कहने को तो वो एक बहुत ही छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन अगले ही दिन मेरे भाई की डेथ हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक हुआ था। मेरा हंसता खेलता भाई मेरी आंखों के सामने चला गया। मैं उस वक्त सब कुछ भूल गया। उस वक्त हम लोग के लिए ज़िंदगी के मायने ख़त्म हो गए थे। मैं सारी सारी रात जागा करता, नींद आती ही नहीं थी। और उस दिन अपने घर की लॉबी में टहलते हुए मैंने देखा कि सामने बिजली के खंभे में कोई तावीज़ लटक रहा था। मैंने गौर से देखा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ऊपर तावीज़ कौन बांध सकता है, लेकिन वो तावीज़ ही था। अगले दिन मैंने सुबह होते ही अपने चाचू की मदद से वो तावीज़ वहाँ से उतारा और जब हमने खोलकर उस तावीज़ को देखा तो उस पर मेरा नाम लिखा था। हमने अपने पास के ही मौलवी साहब को वो तावीज़ दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये तावीज़ बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही ख़तरनाक इरादे से यहाँ पर टांगा गया है। ये तावीज़ इस इरादे से बांधा गया था कि जब जब हवा के ज़ोर से ये तावीज़ हिलता, उतनी ही तेज़ी से उस इंसान का दिल हिलेगा जिसका नाम इस तावीज़ पर लिखा गया है।
आप ही मेरे साथ हो भी यही रहा था। मेरा दिल बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी से धड़कता था कि मेरा दिल काबू में ही नहीं रहता था। खैर, उन मौलाना साहब के मशवरे से मैंने वो तावीज़ बहते दरिया में डाल दिया, लेकिन सुकून मुझे अब भी नहीं था। उसके बाद घर में तावीज़ निकलने का सिलसिला चल निकला। मेरे बिस्तर में तावीज़, तकिए में तावीज़। ये समझ नहीं आ रहा था कि तमाम तावीज़ यहाँ रखे किसने थे, क्योंकि फूफो के यहाँ से तो तब कोई हमारे घर आता ही नहीं था। ऐसे में ये तावीज़ भला कौन रख रहा था? और उस रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कब्रिस्तान में लेटा हूँ, और मैं उस ख्वाब में इतना डर गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। मैंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया और लोगों से राब्ता करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेरी ये हालत देखकर मेरे चाचा मुझे एक पंडित के पास लेकर गए। उस पंडित ने अपनी आंखें बंद की और मुझसे भी अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद कर कर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने काले लिबास में माहम बैठी है और वो धीरे धीरे मेरे जिस्म में सुइयाँ चुभो रही है। जब जब वो मेरे अंदर सुई चुभाती है, मैं चीख उठता हूँ और मेरी चीख सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोल लीं और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उस पंडित ने मुझसे कहा कि डरो मत, यहाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, वो यहाँ बन चुकी है। और फिर उस पंडित ने मेरा इलाज किया। यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं आज आपके सामने हूँ और अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे वालिदैन की उन तमाम दुआओं का नतीजा है जो उन्होंने रो रो कर मेरे लिए मांगी। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया था, सेहत भी मेरी बर्बाद हो गई थी और बेरोज़गार तो मैं बहुत पहले ही हो चुका था। आज जब मैं ठीक हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज वही पोजीशन वापस मिल चुकी है, और वो लड़की जिसने मेरे साथ ये सब किया था वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसने जिस तांत्रिक के साथ मिलकर ये सब काला इल्म किया था, वही बाद में उसकी जान का दुश्मन बन गया और एक रात रोड एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई। मैं कभी उस लड़की का नाम अपनी ज़बान से भी लेना नहीं चाहता, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया, मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझसे बदला लेने की आग में उसने खुद को ही बर्बाद कर लिया था।